हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज का हमारा हिस्ट्री का प्रीमिक्स कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपनी आपकी स्क्रीन पे, तो ये एक पर्सनैलिटी से बनाया गया है जिनका नाम है आया वायकांडू स्वामिकल। तो उनके बारे में हम पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वो विजयनगरा एम्पायर से बिलोंग करते थे। दूसरे नंबर पे कि वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और इसी वजह से ही डिड नॉट अलाउ कि कभी भी उनका कोई भी पोर्ट्रेट बन सके। और तीसरे पॉइंट पे कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये एडवाइस किया कि आप धर्म को प्रैक्टिस करें, और वो मानते थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है धर्म की वो है अन्ना धनम। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो अगर देखें तो सबसे जो इसका सही ऑप्शन है वो है 2 and 3 ओनली। फर्स्ट पॉइंट इसमें गलत इसलिए है क्योंकि ही बिलोंग टू द त्रवणकोर एम्पायर एंड नॉट विजयनगरा। तो देखिए, इन पर्सनैलिटी को हमने सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हाल ही में इनका 12 ऑफ मार्च को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके चलते पीएम मोदी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया था। और ये बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं हमारे इंडिया के, इतने बड़े कि जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फॉर सोशल रिफॉर्म, वो हमारे इंडिया की सबसे पहली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मानी जाती है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड सोशल थिंकर। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया दैट ही बिलोंग टू द प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रवणकोर विच वॉज इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी केरला। और कहा जाता है दैट ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ फर्स्ट नोन एंड वेल नोन सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया, जो काफ़ी बड़े क्रिटिक थे किस चीज़ के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के और रिलीजियस हायरार्की के। उन्होंने काफ़ी फेमस स्लोगन भी दिया अपने टाइम पे, जिस जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन क्लैन, वन वर्ल्ड एंड वन गॉड। तो काफ़ी उच्च कोटि के थिंकर थे वो जैसे कि ये लाइन आपके क्वेश्चन में भी थी कि वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और उन्होंने कभी भी किसी को अपना जो पोर्ट्रेट है उसको बनाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने दो प्रैक्टिसेस भी चलाई जिसका नाम है समत्व समाजम और समापंथी भोजन, जो किस चीज़ को प्रमोट करते थे, इक्वालिटी और यूनिटी को जो प्रमोट करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन्होंने फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाई थी इंडिया की, जो थी समत्व समाजम, जो कि 1836 में चलाई गई थी। सो इन केस अगर कल को आपको आ जाए कि ही वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिन्होंने चलाई है तो उनका नाम क्या है, तो अब आपने कर लिया। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था, मूवमेंट का नाम था समत्व समाजम, जो कि 1836 में चलाई गई थी। वो जो ब्रिटिश का रूल था उसको कहते थे वैन नीचम, वो अपनी लोकल लैंग्वेज की ये बात हो रही है। और जो किंग का रूल था, त्रवणकोर के किंग का रूल को कहते थे नीचन ऑफ अनंतपुरी। तो ये हो गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एज सच आई होप कि ये आपने कवर नहीं किया होगा, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इस पर्सनैलिटी से। अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी है, एक विलेज है राखीगढ़ी, उससे बनाया गया है। अगर उसका पहला ऑप्शन देखें कि ये जो राखीगढ़ी की साइट है इट इज़ लोकेटेड ऑन द शरावस्ती रिवर प्लेन। और जो दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें दो लेवल्स हैं, ये दो लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है इंडस सिविलाइजेशन के। सबसे जो पहला लेवल है वो है अर्ली लेवल, जो अर्ली से हड़प्पन सिविलाइजेशन को शो करता है, जो कि था 3500 बीसी से लेके 2600 बीसी तक। और दूसरा जो मैच्योर हड़प्पा लेवल है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, किस टाइम पीरियड को, 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं और कौन से गलत हैं। तो प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो देखिए, इसमें दोनों ही जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सही हैं। देखिए, जब भी हिस्ट्री में आपको ऐसा इतना डिटेल में कोई पॉइंट दिया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऐसा ठीक ही होगा, क्योंकि इतनी डेट्स याद रखनी बहुत ही मुश्किल होती हैं। पर मान लीजिए अगर इसके बदले 3500 सीई होता, जो कि कंटेम्प्रेरी एरा है, तो ये पॉइंट सीधा ही गलत हो जाता। अगर कोई डेट्स में फेरबदल होंगी तो ऐसा होंगी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अगर हम राखी गढ़ी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राखी गढ़ी को हाल ही में एज वन ऑफ द 5 आइडेंटिफाइड आर्कोलॉजिकल साइट्स चूज़ किया गया है, जिसको रिपेयर किया जाएगा, जिसको एज अ मॉन्यूमेंट तैयार किया जाएगा ताकि वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट हो सके। तो आइए राखी गढ़ी के बारे में पढ़ें। तो इसका कंटेक्स्ट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। राखी गढ़ी
का शब्द कहाँ से पड़ा। यहाँ पे दो एंशियंट साइट्स है, जिसका एक का नाम है राखी खास और दूसरे का नाम है राखी शाहपुर। इन दोनों को इकट्ठे करके नाम बनता है राखी गढ़ी, जो कि राइट बैंक ऑफ नाउ ड्राइड अप पैलियोलिथिक रिवर, जिसको हम जानते हैं सरस्वती के नाम से या फिर दृशावती के नाम से। तो ये हो गए। यहाँ पे 7 माउंट्स पाए गए हैं। माउंट्स मतलब होते हैं टीले, जहाँ जिसके नीचे हैबिटेशंस फाउंड हुई हैं राखी गढ़ी की अगर हम बात करें। यहाँ पे वेरियस स्टेजेस पाए गए हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी देखा। एक तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन फेस और बाद में मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन फेस। सरस्वती की बात हमने पहले ही कर ली। और नीचे बात हो रही है लास्ट पॉइंट में कि इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही है, बाउंड्री वॉल्स की, पाथवेज की, पब्लिक अमेनिटी, सोलर लाइट्स और बेंचेस की, जो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो प्रमोट हो सके। अगर राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सकावेशन की गई थी, जब पहली बार यहाँ पे ये अवशेष मिले थे कि यहाँ पे कोई हड़प्पन साइट है, तो वो किसने की थी? अमरेंद्र नाथ। अगर आप ये ध्यान रखें, सिर्फ आप जो हड़प्पा है और जो हमारी मेजर प्रोमिनेंट साइट है मोहनजोदारो, सिर्फ उन दो साइट्स के आप एक्सकावेटर्स को याद रख लें कि कौन कौन उसके एक्सकावेटर्स हैं। मान लीजिए पेपर में आपको आ भी जाता है कि इस साइट के मैच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये साइट दी हुई है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की और इस साइड पे दिया हुआ है इसके एक्सकावेटर्स। तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह डिज़ाइन होगा कि आपको अगर प्रोमिनेंट जो साइट्स हैं उसके एक्सकावेटर्स पता हैं तो आप उसके ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि राखी गढ़ी को अमरेंद्र नाथ ने एक्सकावेट किया था, तो अब आप हर साइट के एक्सकावेटर को याद करने नहीं लग जाएंगे, बल्कि आप सिर्फ उन प्रोमिनेंट साइट्स को याद करें। मान लीजिए अगर 4 मैं साइट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, धोलावीरा और राखी गढ़ी। सिर्फ ये 4 साइट्स हैं जिसके एक्सकावेटर्स को आपने याद करना है। और आज हमने राखी गढ़ी के बारे में पढ़ लिया कि इसको अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था। तो कमेंट्स में आपने बताना है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा को किसने एक्सकावेट किया था। ये आपका होमवर्क है। अगर अगली बात करें कि ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है कंट्री में, और आपने 2 चीज़ें कमेंट्स में और बतानी है कि इंडिया में एक्सकावेटेड जो साइट है, जो सबसे बड़ी एक्सकावेशन जहाँ पे हुई है वो कौन सी साइट है, और पूरे अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों में मिला के सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कहाँ पे है। यहाँ पे 2 लेवल्स मिले हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसको एक नेक्रोपोलिस कहा जाता है। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स मिले। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स मिली हैं जिसमें से बहुत ही सारा सामान मिला है जो कि उस टाइम की सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हो गई हड़प्पा की। जैसे पहले पॉइंट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट था दैट इट इज़ लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ द सरस्वती रिवर। और 2012 में इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा भी सिलेक्ट किया गया था एज द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है आपके पास राखी गढ़ी को लेके। आई होप आपको याद रहेगी। अगर कहीं नहीं भी है तो प्लीज़ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको साइड में नोट कर लीजिए। तो ये है आपके सामने राखी गढ़ी का मैप। इसमें राखी गढ़ी हरियाणा के पास है, ये रहा। तो अगला जो क्वेश्चन है ये हमने डांस फॉर्म में से उठाया है। उसका कंटेक्स्ट मैं आपको पहले बताऊंगा। अगर उससे पहले मैं आपके लिए पॉइंट्स पढ़ूं तो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है। ऐसा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ आपको आना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ केरला। उसके बाद दूसरे नंबर पे दैट द वर्ल्ड ट्रांसलेट्स एट स्टोरी प्ले। तीसरे पॉइंट कहता है दैट दिस इट इज़ पॉपुलर फॉर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। चौथे पॉइंट पे दैट द एक्टर नेवर स्पीक्स विद हिज हैंड्स। फिफ्थ पॉइंट कि इसमें एंशियंट स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया जाता है, जैसे कि महाभारत, रामायण और अदर पुराणास। और लास्ट में ये क्वेश्चन कहता है कि इस डांस में जो लैंग्वेज यूज़ होती है सॉन्ग्स की, उसका नाम है मनवीपरम। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर है कथकली। काफ़ी डिटेल मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दी हैं, सो आपको पता होना चाहिए था। कथकली के अलावा मैं अगर बाकी 3 जो डांसेस हैं उनकी बात करूं तो ये भी केरला को ही बिलोंग करती हैं। इनमें से सिर्फ कथकली ही है जो क्लासिकल डांस है इंडिया का। आपको पता होगा कि 6 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया में। तो कमेंट्स में आपने बाकी 5 को
लिखना है कि बाकी 5 जो क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं। अगर मोहिनीअट्टम की बात करूं तो इसमें विष्णु गॉड की पूजा की जाती है। कोकली भी केरला का है और लास्ट वाला जो डांस है ये भी केरला का है जिसमें शिवा की पूजा की जाती है। तो ये होगी इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। आगे जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इसका कंटेक्स्ट क्या था, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि हाल ही में जो इनके मैस्ट्रो थे कथकली के काफ़ी प्रसिद्ध जो नाचक थे उनका जो नाम था चेमनचेरी कुंशीराम नायर, उनके हाल ही में देहांत हुआ था जिसकी वजह से ये कथकली डांस जो न्यूज़ में था उसी वजह से ये पूछा गया है। तो अगर कथकली की बात करें तो काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है ये पूरे इंडिया का ही, सिर्फ अगर केरला की बात ना करें तो ये ओल्डेस्ट थिएटर फॉर्म माना गया है पूरी दुनिया का। ये कब ओरिजिनेट हुआ, ये केरला में ओरिजिनेट हुआ था और ये एक ग्रुप प्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है कि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप में लोग डांस करते हैं। और इसके साथ साथ किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स सेक्रेड हिंदू माइथोलॉजी स्पेशली 2 एपिक्स रामायण और महाभारत को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें हाथों से ही इशारे किए जाते हैं, हाथों से ही बातें होती हैं और कभी भी बोला नहीं जाता दैट द जो डांसर है ही नेवर स्पीक्स। उसके बाद अगर हम बात करें जो इस ड्रामा का टेक्स्ट होता है वो एक और इंसान द्वारा गाया जाता है एंड इज़ द बेस लाइन फॉर हिज इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए एक डांसर डांस कर रहा है, उसके साथ एक सिंगर होगा जो उसके डांस वाले स्टेप्स को उसके लिए इंटरप्रेट करेगा। लास्ट में अगर हम बात करें कि इसमें जो वुमेन है उनका रोल पहले काफ़ी कम था और वुमेन का भी रोल है जो वो मेन ही प्ले करते थे, पर हाल ही में अगर आज के टाइम की बात करें तो इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ रही है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये सिर्फ मेन के द्वारा ही प्ले किया जाता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन भी है। इसमें अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं तो सबसे पहले बात होगी एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है छेंदा, उसके साथ एक हॉरिजॉन्टली हेल्ड ड्रम होता है जिसका नाम है मड्डलम, और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं अलोंग विद अ गोंग। आज से 3 साल पहले एक डांस फॉर्म को लेके क्वेश्चन आया था, उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए थे कि इसमें सिर्फ ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज़ होते हैं, तो उसका वो ऑप्शन गलत हो गया था। जैसे मैंने आपको कल भी जो एक मैंने प्रीमिक्स डाला था जिसमें आपको टेक्निक्स बताई थी कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है तब दी गई थी वो भी काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी कि इसमें सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो वो गलत हो गया था। जैसे आप देख रहे हैं तो इस जो डांस फॉर्म है उसमें भी 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं, इसके साथ साथ 2 वोकलिस्ट हैं जिसको यूज़ किया जाता है। जो इसकी लैंग्वेज है, जैसे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी था कि कथकली की जो लैंग्वेज है वो है मणिप्रलम। इसके साथ साथ ज़्यादातर इस डांस फॉर्म को रागास में गाया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रागास ही हों। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि इसको सिर्फ रागास के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता तो वो गलत हो जाएगा। इसका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल भी है जिसका नाम है प्ले नोट रेंडेंशन, जो कि एक सोपानम स्टाइल को बिलोंग करता है। सो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ रागा बेस्ड डांस फॉर्म नहीं है, पर इसमें एक प्ले नोट रेंडेंशन भी है जो इस डांस फॉर्म से बिलोंग करता है। तो इसमें अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कथकली का, और मेकअप भी काफ़ी इलेबोरेट किया जाता है इसमें। तो आपकी स्क्रीन पे ये कुछ इमेजेस हैं जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी होगी। तो आगे हम बात करेंगे बामियान बुद्धास की। ऐसा जैसे कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एशियंट और मिडेवल में, और स्पेशली जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि बामियान बुद्धास के बारे में जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट, जिसमें इन्फ्लुएंसेस हैं हेलेनिस्टिक स्टाइल्स ऑफ क्लासिक ग्रीक स्कल्पचर्स के। दूसरा पॉइंट कहता है ये कहाँ पे सिचुएटेड है बामियान बुद्धास। अगर आपको नहीं पता तो ये मूर्तियाँ थी जो पहले बनी हुई थी, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, दे आर सिचुएटेड इन द हाई माउंटेन्स ऑफ हिंद कुश रेंज ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट वाला पॉइंट कहता है कि इनको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है सलसल या फिर शमामा। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 3 ओनली। तो देखिए सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है। ये बात सही है कि ये हिंदकुश रेंज में ही हैं, ये जो बामियान बुद्धास हैं ये हिंदकुश रेंज में ही मिलते हैं, पर ये जो अफ़गानिस्तान में जो हिंदकुश रेंज है उसमें मिलते हैं, ना कि पाकिस्तान में।
तो आपने कमेंट्स में बताना है कि हिंद कुश रेंज 3 कंट्रीज से पास होती है, वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं। 2 तो मैंने आपको बता दी कि एक तो अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, तो आपने तीसरी कंट्री अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर हम बामिन बुद्धास की बात करें कि ये क्यों, इसके बारे में क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि हाल ही में इनका 3D प्रोजेक्शन किया जा रहा था। ये पहले काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी जिनको डिमोलिश कर दिया गया था, और अब रिसेंटली इनको 3D प्रोजेक्शन के द्वारा इनको रियलिटी में लाया जा रहा है इन द बामियन वैली ऑफ अफ़गानिस्तान। बामियन एक जगह का नाम है जहाँ पे ये मूर्तियाँ थी, तो इनका नाम पड़ा बामियन बुद्धास। और इस इवेंट का वहाँ पे अब एक इवेंट होता है जिसका नाम है अ नाइट विद बुद्धा, जो कि हर साल मनाया जाता है, और हाल ही में उसकी 20th एनिवर्सरी थी। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है उस चीज़ का 3D प्रोजेक्शन। अगर हम बामिन बुद्धास की बात करें तो ये काफ़ी बड़े एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, उस आर्किटेक्चर के जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है गुप्तास का, सैसेनिक का और हेलेनिस्टिक आर्ट स्टाइल्स का। ये किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, दे आर सेट टू बी डेट बैक कि ये 5th सेंचुरी AD को बिलोंग करते हैं, सो काफ़ी पुराने हैं। और माना जाता है कि ये किसी टाइम पे टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा से पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें, और लोकल लैंग्वेज में इनको कहा जाता है सलसल और शमामा, जैसे कि ये ऑप्शन में भी था आपके क्वेश्चन में। सलसल का मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, और शमामा का मतलब होता है क्वीन मदर। 2003 में इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी जगह मिली थी। और अभी जो हम कॉन्टेक्स्ट था कि अभी हाल ही में इनकी 3D प्रोजेक्शन चल रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थे। अगर माबियन की बात करूं तो ये जगह का नाम है, ये हाई माउंटेन्स हैं हिंद कुश में, जो कि अफ़गानिस्तान में फॉल करते हैं। क्वेश्चन में था पाकिस्तान। यहाँ पर एक बामिन नाम की रिवर भी निकलती है, और जब सिल्क रोड का टाइम था, जब सिल्क रूट चलता होता था, तो ये उसका एक पार्ट थे और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था, जो भी मर्चेंट जहाँ से गुजरते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लुएंस था कल्चर का, रिलीजन का और लैंग्वेजेस का। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स में से है, जो कि टोटो ट्राइबल पीपल के ऊपर है। जो सिर्फ आपने ये बताना है कि जो टोटो ट्राइबल पीपल है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने है, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में है। बट अगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये क्यों सिलेक्ट किया है, कि इनके ऊपर काफ़ी एंडेंजर चल रहा है, इनके ऊपर ये काफ़ी वर्नेबल साबित हो रहे हैं। जब कोविड के टाइम पे, जैसे पहले भी हमने कोविड के पहले कोविड के लिए एक आर्ट फॉर्म किया था, तो उसी के चलते ये भी एक ट्राइब है जो काफ़ी एंडेंजर साबित हो रही है, तो उसकी वजह से ही ये उठाया गया है ये क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे आज भी इसके ऊपर, जो आज भी 23 मार्च है, तो आज भी इसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। 3 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर आर्टिकल आया, तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। जैसे आप देख सकते हैं, अ स्मॉल ट्राइब स्ट्रगल टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो अगर हम टोटो ट्राइब की बात करें तो ये आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है, जो कहाँ पे पाया जाता है, इन द वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पे मिलते हैं, इन द फुट ऑफ हिमालयाज जस्ट साउथ टू द बॉर्डर लाइन रिवर इन, जो कहाँ पे पड़ती है, भूटान और वेस्ट बंगाल के बीच। और उस रिवर का क्या नाम है, उसका नाम है टॉर्सा रिवर। माना जाता है कि 1950s में इन पे इतना खतरा आ गया था कि ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थे, पर उस टाइम पे काफ़ी सेफगार्ड्स लिए गए, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाई। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक प्रिमिटिव इनहेरिटेंस, काफ़ी प्रिमिटिव लोग हैं, और जो कि मोंगोलाइड पीपल से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ अगर ट्राइबल कम्युनिटी है जो इनकी, वो इंडो बोटनीज मानी जाती है। ऐसा आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं। और अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, तो ये फ्लैट नोज़ है, स्मॉल आइज़ हैं, ब्रॉड एंड स्क्वायर चीक्स हैं, और थिक लिप्स अलॉन्ग विद ब्लैक आइरिस। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिलीव करते हैं, बट इनमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी पाई जाती हैं। सो अगर इन केस कभी आपको वियर्ड क्वेश्चन आ जाए कि ये सिर्फ जॉइंट फैमिलीज़ में ही रहते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं। वह उसी तरह इनमें जो मोनोगैमी है वो कॉमन है, पर कहीं कहीं पे पॉलीगैमी भी पाई जाती है, जो हम कह सकते हैं कि पॉलीगैमी इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। सो कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए कि इनमें सिर्फ मोनोगैमी ही पाई जाती है, तो वो गलत हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल में रहते हैं, और अपना गुजारा वो कैसे करते हैं, बाय ट्रेडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
रिलीजन की बात करें तो ये बाय रिलीजन हिंदूज़ हैं, पर अपने जो लोकल डेटीज़ हैं जैसे कि गॉड इश्पा और गॉडेस चीमा को भी पूछते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कि टोटो जो ट्राइब है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स। जो लास्ट वाला प्रीमिक्स था मंडे वाला, तो उसका लिंक मैं इसके लास्ट में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको भी देखिए। उसको देखिए तो आपको टेक्निक्स पता लगेंगी जिससे हम अपने कोई भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है यूपीएससी में जो आते हैं उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स। थैंक यू सो मच।